हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनेक्डोट स्टडी हब। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर 5 है, समकालीन दक्षिण एशिया, उसका थर्ड पार्ट देखने वाले हैं। और यह जो थर्ड पार्ट है लास्ट पार्ट होगा, और इस थर्ड पार्ट में चैप्टर 5 को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाएगा। यह जो वीडियो है 2024 में एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। यह वीडियो सीबीएसई बोर्ड के छात्रों के लिए, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड, हरियाणा बोर्ड या अन्य किसी भी बोर्ड जहां एनसीईआरटी बेस्ड उनका सिलेबस है, तो यह वीडियो जो है उनके लिए लाभदायक होने वाला है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, आपकी कोई भी सजेशन हो, आपका कोई भी प्रश्न हो, तो आप हमें पर्सनली इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। हमारा यूजर नेम है @अभिषेक200435। और इस वीडियो की जो प्रेजेंटेशन है अनेक्डोट स्टडी हब के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी मैंने बना दिया था। अगर आपने उस पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखे हैं तो प्लीज चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, आपको ये दोनों वीडियो मिल जाएंगे। और इन दोनों वीडियो देखने के बाद ही आप पार्ट 3 को देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में ये ऊपर के सारे टॉपिक्स कवर किए गए थे। पार्ट 3 में देखेंगे, आज के पार्ट 3 में देखेंगे कि नेपाल में राजतंत्र और दूसरी तरफ लोकतंत्र किस प्रकार कायम रहा। श्रीलंका में जातीय संघर्ष एक तरफ था तो दूसरी तरफ लोकतंत्र की भी समस्या रही। तो श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र पे भी बात करेंगे, और भारत पाकिस्तान संघर्षों की भी चर्चा की जाएगी इस पार्ट 3 में। और अंत में हम देखेंगे दक्षिण एशिया में किस प्रकार शांति और किस प्रकार सहयोग की भावना मिल रही है इन दक्षिण एशिया के देशों में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि नेपाल में राजतंत्र और दूसरी तरफ लोकतंत्र किस प्रकार जो है आपस में बैलेंस बनाए हुए है, किस प्रकार किस समय में राजतंत्र नेपाल में आया और किस समय में लोकतंत्र को अपनाया गया, तो इसकी पूरी कहानी समझेंगे। तो लिखता है कि जो नेपाल है अतीत में एक हिंदू राज्य था। हिंदू राज्य कहने का मतलब देखें, यहाँ राज्य लिखा हुआ, तो पॉलिटिकल साइंस में जब भी आप राज्य शब्द देखें तो इसका मतलब होता है देश, इसका मतलब होता है कंट्री। ठीक है, तो आप इसे समझ सकते हैं कि जो जब कभी भी आप राज्य लिखा हुआ देखें तो समझे कि यह देश है, देश को सूचित कर रहा है, देश को संदर्भित कर रहा है। यह देश के लिए राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जो अतीत में देखा जाए तो नेपाल एक हिंदू राज्य था। फिर आधुनिक काल में कई सालों तक यहाँ संवैधानिक राजतंत्र रहा। संवैधानिक राजतंत्र कहने का मतलब कि वहाँ संविधान तो था लेकिन वहाँ राजा का शासन था। सभी चीजें संविधान के अनुसार राजा करता था। शासन की जो बागडोर थी वो राजा के हाथों में थी। संवैधानिक राजतंत्र के दौर में नेपाल की राजनीतिक पार्टियां और आम जनता ज्यादा खुले और उत्तरदायी शासन की आवाज उठाते रहे। उस समय जब नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र था तो चीजें जो थी, लोगों की स्वतंत्रता सीमित ही थी। ऐसा नहीं था कि लोगों को बहुत सारी स्वतंत्रताएं दी गई थी, मौलिक अधिकार दिए गए थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और इसके चलते ज्यादा खुलेपन की मांग की जा रही थी और उत्तरदायी शासन की आवाज उठाती रही लोगों ने, जनता ने, वहां के जो नागरिक थे नेपाल के। लेकिन राजा ने अपनी सेना की मदद से शासन पर पूरा नियंत्रण कर लिया और नेपाल में लोकतंत्र की राह अवरुद्ध हो गई। अब जो नेपाल के राजा थे उनके पास तो पूरी सेना थी, तो उसने सेना की सहायता से नेपाल के लोगों पर अत्याचार किया और उनकी जो आवाज थी, उनका जो विद्रोह था, उनको दबाते गए। और इस प्रकार लगा कि अब तो नेपाल में लोकतंत्र के सपने देखना तो अब सपना ही रह जाएगा, क्योंकि नेपाल में लोकतंत्र अब शायद ही आने वाला है। लोकतंत्र की राह अब पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है, रुक गया है। ठीक है, ऐसा लोगों को लगने लगा, नेपाल के नागरिकों को ऐसा आभास होने लगा। एक मजबूत लोकतंत्र समर्थक आंदोलन की चपेट में आकर राजा ने 1990 में नए लोकतांत्रिक संविधान की मांग मान ली। बहरहाल हुआ क्या कि 1990 में एक बहुत विशाल आंदोलन किए गए, एक बहुत बड़े लेवल पे लोकतंत्र समर्थक आंदोलन की मांग हुई और एक बहुत बड़े आंदोलन के रूप में जनता ने इसमें हिस्सा लिया। और इसी आंदोलन के कारण नए लोकतांत्रिक संविधान की मांग को माना गया और राजा ने, जो वहाँ के राजा थे, नेपाल के जो राजा थे,
उसने स्वीकार कर लिया, मान लिया कि ठीक है हम एक संविधान बनाएंगे और लोकतांत्रिक संविधान होगा, ठीक है। तो उसने 1990 में नेपाल के राजा ने ऐसा तो मान लिया। आगे लिखता है कि नेपाल में लोकतांत्रिक सरकारों का कार्यकाल बहुत छोटा है। नेपाल में जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं वो बहुत ज़्यादा समय तक शासन नहीं चला पा रहे हैं, या तो उनकी सरकारें गिर जा रही हैं या फिर उनके पास बहुमत नहीं हो पा रहा है। तो लिखता यही है कि नेपाल में लोकतांत्रिक सरकारों का कार्यकाल बहुत छोटा है और समस्याओं से भरा हुआ है। अब जब लोकतांत्रिक सरकारें आई, नेता जब चुनकर आए, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जब बनेंगे, तो उनके पास जनता की बहुत सारी समस्याएं हैं। तो इन समस्याओं के चलते या फिर कहें कि राजनीतिक संकट के कारण वहाँ जो है बहुत नेताओं का कार्यकाल बहुत छोटा रहा और समस्याओं से भी भरा रहा। लिखता है 1990 के दशक में नेपाल के माओवादी अपना प्रभाव जमाने में कामयाब हुए। 1990 के दशक में हुआ क्या कि जो नेपाल के माओवादी थे, माओवादी ने अपना प्रभाव जमाने में, अपना इफेक्ट लोगों पे अपना प्रभाव छोड़ने में सफल हो गए। यानी माओवादी विचारधारा वाले जो लोग थे, जितने भी लोग थे नेपाल के समाज में, उसने जनता को गुमराह करना शुरू कर दिया और कुछ समय तक राजा की सेना ने लोकतंत्र समर्थकों और माओवादियों के बीच त्रिकोणीय संघर्ष हुआ। यानी एक टाइम ऐसा हो गया कि एक तरफ तो क्या था कि राजा की सेना थी, एक तरफ राजा की सेना थी, तो दूसरी तरफ लोकतंत्र की मांग करने वाले और नेपाल के नागरिक थे, और तीसरी तरफ कौन थे, तो माओवादी, जो माओवादी आंदोलन में शामिल थे। तो इस प्रकार देखें तो यहाँ एक त्रिकोणीय संघर्ष बन रहा था, यानी तीन तरफ की लड़ाई हो गई थी, ठीक है। त्रिकोणीय संघर्ष का रूप लेता चला गया ये जो मांगे थी। तो एक तरफ तो राजा की सेना था, खुद राजा था, दूसरी तरफ लोकतंत्र समर्थक थे जो नेपाल के नागरिक थे, जो जनता थे, और माओवादी आंदोलन थे तीसरी तरफ। तो इस प्रकार इसे त्रिकोणीय संघर्ष कहा गया। आगे लिखता है कि 2002 में राजा ने संसद को भंग कर दिया। जिस राजा ने यह बात मानी थी कि चलो हम एक संविधान बनाएंगे और लोकतांत्रिक तरीके से सरकारें चलाई जाएंगी, उसी राजा ने 2002 में संसद को भंग कर दिया और सरकार को गिरा दिया। इस तरह नेपाल में जो भी थोड़ा बहुत लोकतंत्र बचा हुआ था, उस लोकतंत्र को भी राजा ने खत्म कर दिया, बिल्कुल मटिया मीट कर दिया। अप्रैल 2006 में यहाँ देशव्यापी लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन हुए। अब हुआ क्या कि फिर से एक बहुत बड़े लेवल पे फिर से लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन किए गए, आंदोलन किया गया, और इस आंदोलन में बहुत सारे नेपाल के नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बढ़ चढ़कर राजा का विद्रोह किया, राजा का विरोध किया। लोकतंत्र समर्थक शक्तियों ने अपनी पहली बड़ी जीत हासिल की जब राजा ज्ञानेंद्र ने, उस राजा का क्या नाम था, तो राजा ज्ञानेंद्र ने बाध्य होकर मजबूर बस संसद को फिर से बहाल किया। जिस राजा ने संसद को 2002 में भंग कर दिया था, उसी ने फिर से संसद को बहाल किया। क्यों? क्योंकि 2006 में तो बहुत बड़े लेवल पे एक नेपाल के लोगों ने विद्रोह किया, आंदोलन चलाए, तो इस कारण, और 2002 में भंग कर दिया गया था। वही बताया है कि 2002 में जिस संसद को भंग कर दिया था जिस राजा ज्ञानेंद्र ने, उसी राजा ने 2006 में जनता के विद्रोह के कारण, जनता के प्रदर्शन के कारण उसे फिर से बहाल किया संसद को। नेपाल का संविधान लिखने के लिए वहां संविधान सभा का गठन हुआ। अब जब संसद दोबारा से 2006 में बहाल हो गई, पूरी सिस्टम जो है पूरे पहले के तरीके जैसा हो गया, पहले जैसा हो गया, तो नेपाल में संविधान बनाने के लिए वहां संविधान सभा का गठन किया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। जिस प्रकार भारत में संविधान लिखने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था, ठीक उसी प्रकार नेपाल में भी इसका गठन हुआ। नेपाल में कुछ लोग मानते थे कि अलंकारिक अर्थों में राजा का पद कायम रखना जरूरी था। यानी नेपाल के कुछ लोग ऐसे थे जिनका कहना था कि अनौपचारिक तरीके से एक फॉर्मेलिटी निभाने के लिए राजा का पद तो रहना जरूरी है, क्योंकि दिखावे के लिए राजा का पद जरूरी है। आखिर राजा शासन करे या ना करे प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन उसके लिए एक पोस्ट तो होनी चाहिए, एक पद होना चाहिए, ऐसा कुछ लोगों का कहना था, नेपाल में रहने वाले कुछ लोगों का। माओवादी समूह ने सशस्त्र संघर्ष की राह छोड़ देने की बात मान ली, जो हम अभी पढ़ रहे थे कि तीन तरफ त्रिकोणीय संघर्ष था, एक तरफ माओवादी थे। तो इस माओवादी ने कहा
कि हम सशस्त्र संघर्ष की राह छोड़ देंगे, अब हम हिंसक तरीकों को नहीं अपनाएंगे। ऐसा माओवादी समूह ने किया। माओवादी चाहते थे कि संविधान में मूलगामी सामाजिक आर्थिक पुनर्संरचना के कार्यक्रमों को शामिल किया जाए। उनका ऐसा मानना था माओवादी समूहों का कि क्या संविधान जो बन रहे हैं उस संविधान में मूलगामी हो, सामाजिक और आर्थिक पुनर्रचना के कार्यक्रमों को भी शामिल किया जाए। माओवादी लोगों का ऐसा मंशा थी, उनका मानना था, उनकी ऐसी इच्छा थी। 2008 में नेपाल में राजतंत्र को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया और एक नए सिरे से लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया गया। नेपाल में 2015 से एक नया संविधान बनाया गया है। ये तो हो गई नेपाल की बात। अब देखेंगे हम कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष, जो श्रीलंका में जातीय संघर्ष है और लोकतंत्र है, वो दोनों किस प्रकार से चल रहे हैं। तो लिखता है कि आज़ादी के बाद से लेकर अब तक श्रीलंका में लोकतंत्र कायम है। जब श्रीलंका आज़ाद हुआ 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ है, उससे उसके एक वर्ष पहले भारत भी आज़ाद हुआ था 1947 में। तो श्रीलंका के आज़ाद होने से लेके अभी तक देखा जाए तो वहाँ सफलतापूर्वक लोकतंत्र कायम है, उसमें कोई दोहराई नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बात है कि श्रीलंका को एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा है, और यह चुनौती न तो सेना की है और न ही राजतंत्र की है। तो किस कैसे चुनौती है भाई? तो चुनौती है कि श्रीलंका को जातीय संघर्ष का सामना करना पड़ा है। जातीय संघर्ष का सामना करना पड़ा, जिसकी मांग था किसकी, तो जो जातीय संघर्ष थे, जो संघर्ष उत्पन्न हुआ, उस संघर्ष की मांग थी कि श्रीलंका के एक क्षेत्र को अलग राष्ट्र बनाया जाए। श्रीलंका, मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा इलाका श्रीलंका है, तो जो जातीय संघर्ष किए जा रहे थे उसमें मांगे थी कि ये जो इलाका है, ये पूरा का पूरा इलाका को एक अलग देश बनाया जाए, एक अलग देश बनाया जाए। तो श्रीलंका के काट कर कुछ एक अलग देश बनाने की बात कही जा रही थी, जो शायद असंभव लग रहा था। श्रीलंका को उन दिनों सिलोन कहा जाता था, श्रीलंका को सिलोन नाम से जाना जाता था। उसका पुराना जो नाम था सिलोन था श्रीलंका का। आजादी के बाद से श्रीलंका की राजनीति पर बहुसंख्यक सहेली समुदाय के हितों की नुमाइंदगी करने वालों का दबदबा था। यानी जो सहेली समुदाय थे वो श्रीलंका के मूल निवासी थे, सहेली समुदाय। और जब से श्रीलंका आजाद हुआ तब से लेकर लंबे अरसे तक वहाँ बहुसंख्यक सहेली समुदाय थे। सहेली समुदाय के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी, जिस कारण ये बहुसंख्यक थे। और इन लोगों के हितों को ही ध्यान में रखकर जो श्रीलंका की सरकारें थी वो काम करती थी, और श्रीलंका की राजनीति पर भी इन्हीं लोगों का दबदबा था। ये लोग भारत छोड़कर श्रीलंका आबशी तमिल आबादी के खिलाफ थे। जो मैंने पार्ट 2 में बताया था कि कुछ जो भारत के तमिलनाडु राज्य के जो तमिल आबादी थी, जो तमिल जनसंख्या थी, वे श्रीलंका में जाकर बस गई थी, ठीक है। तो जो श्रीलंका में जाकर बसे थे, ये जो सहेली समुदाय के लोग थे, उन्हें एक अलग दृष्टि से देखते थे, उसको हीन दृष्टि से देखते थे। और जो श्रीलंका में जाकर बसे थे भारतीय तमिल, वे ही एक अलग राष्ट्र की मांग कर रहे थे श्रीलंका में, और इसी को जातीय संघर्ष कहा गया। तो जो श्रीलंका के जो सहेली लोग थे, ये लोग भारत छोड़कर जो गए थे तमिल आबादी, उनके खिलाफ थे। वे नहीं चाहते थे कि भारत से जो तमिल आबादी आ रही है, जो तमिल नागरिक आ रहे हैं, तमिल लोग आ रहे हैं, वे भारत श्रीलंका में नहीं आए, उनकी ऐसी मंशा थी। सहेली राष्ट्रवादियों का मानना था, सहेली राष्ट्रवादियों का मानना था कि श्रीलंका में तमिलों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जानी चाहिए। क्यों नहीं बरतनी चाहिए? क्योंकि श्रीलंका सिर्फ सहेली लोगों का है। ऐसा कौन कह रहे हैं? तो ऐसा श्रीलंका के मूल निवासी सहेली लोग कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि जो भारत से तमिल लोग आए हैं उनके साथ कोई रियायत नहीं बरतनी चाहिए, कोई भी कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, उनको कोई भी सरकार की तरफ से, श्रीलंका की सरकार की तरफ से कोई भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करानी चाहिए। ऐसा लोगों का कहना है, श्रीलंका के लोगों का कहना है। तमिलों के प्रति उपेक्षा भरे बर्ताव से एक उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज बुलंद हुई। अब जब
भारतीय तमिलों के खिलाफ इतना बुरा रवैया जब हो रहा था, तो उनके बीच में एक संगठन की आवाज बुलंद हुई और उन्होंने मिलकर एक संगठन बनाया 1983 में, जिसका नाम रखा गया लिट्टे। शॉर्ट में हम इसे लिट्टे कहते हैं, लेकिन अगर इसका पूर्ण रूप देखा जाए तो इसका होता है हिंदी में उग्र तमिल संगठन, और इंग्लिश की बात करें तो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्लम कहा गया लिट्टे। श्रीलंकाई सेना के साथ संघर्ष कर रहा, और जो संघर्ष, ये जो लिट्टे संगठन बनाया गया 1983 में, ये श्रीलंका की सेना के साथ संघर्ष कर रहे थे, उनके साथ संघर्ष हो रहा था। इसने तमिल इल्लम यानी श्रीलंका के तमिलों के लिए अलग देश की मांग की। तो किसने, तो जो लिट्टे संगठन में शामिल थे, लिट्टे संगठन में शामिल लोग तमिलवादी, भारतीय तमिलवादी, उनका कहना था कि श्रीलंका में हमें एक अलग देश चाहिए। तमिलों के लिए एक अलग देश की मांग कर रहे थे, जो शायद गलत लग रहा था। जैसे देख समझिए, भारत के लोग हैं, अब भारत के लोग जैसे तमिलनाडु के ही नागरिक श्रीलंका में गए, भारत के तमिलनाडु राज्य से श्रीलंका में तमिल के लोग गए, तो ऐसा थोड़ी होगा कि इनके जाने से यहाँ ये कुछ लोग बस गए, तो अब ये जाकर यहाँ कहने लगेंगे कि हमें एक नया राष्ट्र बना कर दो। तो ऐसा तो असंभव लगता है, कोई भी देश नहीं बना कर देगा। आप आए हैं हमारे यहाँ, रोजगार करने आए हैं, नौकरी करने आए हैं, तो नौकरी करें और अपना रोजी रोटी चलाइए। अब हमारे यहाँ एक अलग देश कैसे बना सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। मान लीजिए कल पाकिस्तान के लोग भारत में आए और कहने लगे कि हमें तो एक अलग राष्ट्र चाहिए, अलग राष्ट्र चाहिए, तो ऐसा संभव नहीं ना है कि हर नागरिकों के लिए एक अलग राष्ट्र बना दिया जाए। वो भी पाकिस्तान से आए हैं, दूसरे देश के नागरिक हैं, तो ऐसा भारत के तमिल लोग ही कर रहे, तमिल लोग भी वैसा ही कर रहे थे। श्रीलंका में जाकर कह रहे थे कि हमें एक अलग तमिल देश चाहिए, श्रीलंका की सरकार से ऐसा कहा जा रहा था, तो जो असंभव लग रहा था। श्रीलंका के उत्तरी पूर्वी हिस्से पर लिट्टे का नियंत्रण था, और जो श्रीलंका का जो पूर्वी इलाका था, उत्तरी पूर्वी इलाका था, वहां लिट्टे ने, जो तमिल, भारत के तमिलनाडु के जो तमिल आबादी थी, उसने कब्जा जमा लिया था। भारत की तमिल जनता का भारतीय सरकार पर भारी दबाव है, अब दबाव होना भी चाहिए। श्रीलंकाई तमिलों के हितों की रक्षा करे। अभी भारत की जो तमिल जनता है, जो तमिलनाडु और उसके आसपास के राज्यों में रह रही है, वे भारत सरकार से मांग कर रही है कि जितने भी हमारे यहाँ के तमिल लोग श्रीलंका में गए हैं, उनकी सुरक्षा करो, उनकी हितों की रक्षा करो। ऐसा भारत में रह रहे तमिल लोग कह रहे थे भारत की सरकार से, और प्रेशर बना रहे थे कि कोई कदम उठाइए। वहां जो तमिल लोग गए हैं श्रीलंका में, उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं, उत्पीड़न हो रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, तो कुछ करो भारत सरकार, ऐसा उन्हें कहा जा रहा था भारत सरकार को। तमिल कह रहे थे, तो ऐसा सरकार पे दबाव बनाया जा रहा था कहकर भारतीय सरकार ने समय समय पर तमिलों के सवाल पर श्रीलंका की सरकार से बातचीत की कोशिश की, संवाद की कोशिश की है। ऐसा नहीं था कि जो भारत की सरकार थी लापरवाह तरीके से बैठी हुई थी, उसने श्रीलंका के साथ बातचीत की कोशिश की और समस्याओं को सुलझाने का भी भरपूर प्रयास किया। हुआ क्या कि 1987 में भारतीय सरकार श्रीलंका के तमिल मसले में प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से शामिल हो गई, और भारत की सरकार ने श्रीलंका से एक समझौता किया, एक एग्रीमेंट किया। क्या? तथा श्रीलंका सरकार और तमिलों के बीच रिश्ते सामान्य करने के लिए भारतीय सेना को भेजा। जो एक समझौता किया गया था, इस समझौते के तहत हुआ क्या कि भारत ने अपनी सेना भेजी, लेकिन वो सेना शांति सेना थी, वो सिर्फ सुलझाने के लिए गया था, किसी भी प्रकार के हथियारों का प्रयोग न किया गया वहां श्रीलंका में। यह एक शांति सेना भेजी गई थी भारत की सरकार की तरफ, वो भी श्रीलंका से पूछ कर भेजा गया था। ऐसा नहीं था कि अपने मन से भारत ने वहां सेना भेज दिया। और आखिर में भारतीय सेना लिट्टे के साथ संघर्ष में फंस गई। जो भारत की तरफ से सेना भेजी गई थी, शांति सेना भेजी गई थी, वो लिट्टे से जाकर वहां उलझ गई, उनके साथ संघर्ष होने लगा, तो स्थितियां कुछ सामान्य नहीं रह गई और भी ज्यादा उलझने पैदा हो गई। श्रीलंका की जनता ने समझा, उन्हें ऐसा लगा कि भारत जो है श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है। ठीक है, 1989 में भारत ने अपनी जो शांति सेना भेजी थी, 1987 में, 1987 में जो शांति सेना भेजी थी, 2 वर्ष बाद 1989 में उसने वापस बुला लिया, और वो भी बिना लक्ष्य वापस लिए। यानी जिस
जिस लक्ष्य को पाने के लिए, जिस मुकाम को हासिल करने के लिए वो शांति सेना भेजी थी भारत सरकार ने, वो तो सक्सेस हो ही नहीं पाया। और एक बिना लक्ष्य हासिल किए हुए शांति सेना को 1989 में 2 साल बाद बुला लिए। अंततः हुआ क्या कि सशस्त्र संघर्ष तो समाप्त हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि 2009 में लिट्टे को खत्म कर दिया गया। जो लिट्टे संगठन था तमिल आबादी की, उसे समाप्त कर दिया गया, उसे खत्म कर दिया गया 2009 में। और इस कारण सशस्त्र संघर्ष जो हो रहे थे लिट्टे संगठन को लेकर, वो भी समाप्त हो गया। संघर्षों की चपेट में होने के बाद भी श्रीलंका ने अच्छी आर्थिक वृद्धि की और विकास के उच्च स्तर को भी हासिल किया। अब इतने दिनों तक श्रीलंका में राजनीतिक अस्थिरता रही, लेकिन इसके बावजूद बता रहा है कि जो श्रीलंका की आर्थिक वृद्धि है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो बेहतर रही और विकास के उच्च स्तर को हासिल किया। यानी उन्होंने एक इकोनॉमिकली फैक्टर देखें तो उन्होंने बहुत अच्छा किया इकोनॉमी में। वे उनकी जो जीडीपी है बहुत ज्यादा ग्रोथ की, इन सभी संघर्षों की चपेट के बावजूद। श्रीलंका जनसंख्या की वृद्धि दर पर सफलतापूर्वक नियंत्रण करने में प्रथम है। यानी दक्षिण एशिया की बात करें तो दक्षिण एशिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसने अपनी जनसंख्या पर नियंत्रण किया है, लेकिन श्रीलंका ही एकमात्र देश है जिसने जनसंख्या की वृद्धि दर पर सफलतापूर्वक नियंत्रण कर लिया है, जनसंख्या को कंट्रोल पूरी तरह से कर लिया है, और इसमें वह प्रथम है। यानी पहले पायदान पे श्रीलंका ही है जिसने अपनी जनसंख्या को कंट्रोल किया है। दक्षिण एशिया के देशों में सबसे पहले श्रीलंका ने ही अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण भी किया है। गृहयुद्ध होता है कि मान लीजिए कि कोई देश है, जिस प्रकार मान लेते हैं कि भारत है, तो उसके अंदर जो इतने भी लड़ाई झगड़े होते हैं तो उसे हम गृहयुद्ध कहते हैं। ठीक है, तो गृहयुद्ध होता है, गृहयुद्ध उसे ही कहते हैं। तो गृहयुद्ध से गुजरने के बावजूद, यानी देखें हम लोग कि 1987 1989 तक किस प्रकार लिट्टे ने विरोध किया, लिट्टे से संघर्ष होते रहे, तो ये गृहयुद्ध का ही एक उदाहरण है। तो गृहयुद्ध के बावजूद जो है कई सालों से इस देश का प्रति व्यक्ति जो सकल घरेलू उत्पाद है, जो जीडीपी है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, दक्षिण एशिया में सबसे बेहतर है और सबसे ज्यादा है। अंदरूनी संघर्षों के बावजूद, अंदरूनी संघर्षों के झंझावातों को लेकर भी श्रीलंका ने लोकतांत्रिक राज व्यवस्था कायम कर रखी है। यानी अगर पूछा जाए कि श्रीलंका में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, तो वहां लोकतांत्रिक राज व्यवस्था है। तो अभी तक तो हम श्रीलंका की स्थिति को देख रहे थे कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष की स्थिति क्या थी और वहां लोकतंत्र की स्थिति क्या थी। अब हम देखेंगे भारत और पाकिस्तान, जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे रोचक टॉपिक होने वाला है, वो है भारत पाकिस्तान संघर्ष के। किस प्रकार भारत और पाकिस्तान के रिश्ते रहे, उसके बीच में कब कब युद्ध हुए और उसमें के जो संघर्ष थे कितने जो थे रोचक थे और ज्ञान देने वाले थे, उसे समझेंगे। तो लिखता क्या है कि विभाजन के बाद, यानी जब देश आजाद हुआ और भारत पाकिस्तान बना 1947 में, तो विभाजन के तुरंत बाद भारत और पाकिस्तान कश्मीर के मसले पर लड़ पड़े। दोनों देशों के बीच में युद्ध हो गया। पाकिस्तान की सरकार का दावा था, पाकिस्तान सरकार ऐसा दावा कर रही थी कि कश्मीर जो है पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान का हिस्सा है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1947-1948 के बीच में युद्ध हुए कश्मीर को लेकर, और 1965 के युद्ध से इस मसले का समाधान भी नहीं हुआ। यानी 2 बार युद्ध हुए, एक तो 1947 में और एक दूसरा 1965 में, जब गुजरात के कच्छ इलाके में उन्होंने आक्रमण कर दिया था। तो ये 2 बार युद्ध हुए, लेकिन जो कश्मीर का मामला है, जो कश्मीर की समस्या है, जो कश्मीर पे दावा करता रहता है आए दिन पाकिस्तान कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, वो जो समस्या सुलझ नहीं सका, वो अनसुलझा ही रहा। 1948 के युद्ध के फलस्वरूप कश्मीर के 2 हिस्से हो गए, जिसमें पहले हिस्से को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहते हैं, जिसे शॉर्ट में हम पीओके कहते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। और जो दूसरा हिस्सा जम्मू कश्मीर कहलाया, जो भारत में अभी वर्तमान में है। तो ये 2 हिस्से कहलाए कश्मीर के, एक पीओके और दूसरा जम्मू कश्मीर। दोनों के बीच एक बॉर्डर बनाया गया, नियंत्रण सीमा रेखा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और जम्मू कश्मीर के बीच में, जिसे हम LOC कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण सीमा रेखा।
1971 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक निर्णायक युद्ध जीता। 1971 में जो युद्ध हुए थे भारत और पाकिस्तान को लेकर, तो उसमें पाकिस्तान ने जीत हासिल की, लेकिन कश्मीर का मसला जो था अनसुलझा ही रहा, वो नहीं सुलझ सका। 1990 के दशक में दोनों देशों ने, यानी भारत और पाकिस्तान ने, परमाणु हथियार और ऐसे हथियारों को एक दूसरे पर दागने की क्षमता वाली मिसाइल तैयार कर लिए, हासिल कर लिए। इससे दोनों देशों के बीच हथियारों की होड़ ने एक नया चरित्र ग्रहण किया। हुआ क्या कि 1990 में, 1990 के दशक में पाकिस्तान ने भी परमाणु बम हासिल कर लिए, और भारत तो परमाणु बम का परीक्षण कर ही चुका था 1974 में, और 1998 में दोबारा परीक्षण करने वाले थे। तो दोनों देश परमाणु संपन्न हो गए थे। और हुआ क्या, दोनों देशों ने हथियारों की होड़ शुरू कर दी। दोनों देशों ने हथियार खरीदने, बहुत भारी मात्रा में हथियार खरीदने लगे, ताकि जब दुश्मन देश पे एक दूसरे पर हमला करे तो परमाणु बम का सहायता लिया जा सके। 1998 में भारत ने पोखरण में, और इसके कुछ दिनों के अंदर ही पाकिस्तान ने भी अपना परमाणु परीक्षण किया, चगाई पहाड़ियों पर परमाणु परीक्षण किए। तो 1998 में, 1998 में भारत ने राजस्थान के पोखरण में अपना परमाणु परीक्षण किया, और लगे हाथ से पाकिस्तान ने भी अपना परमाणु परीक्षण किया, चगाई पहाड़ी। पाकिस्तान में एक जगह है चगाई, चगाई पहाड़ी वाला इलाका है, तो उन्होंने वहां पे परीक्षण किया, परमाणु परीक्षण किया। दोनों देशों की सरकारें लगातार एक दूसरे को संदेह की नजर से देखती है, और देखना भी चाहिए, क्योंकि भारत कितनी भी अच्छी बर्ताव कर ले, पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। पाकिस्तान का जो रवैया है भारत को लेकर विशेषकर, वो बहुत बेहतर नहीं है। यानी जितना भी भारत उनके साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करे, नैतिकता बरते, लेकिन पाकिस्तान पे विश्वास नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान को संदेह की नज़र से देखना जरूरी है, क्योंकि उसकी हर एक चाल में स्वार्थ छिपा है। उसकी हर एक जो चाल होती है बहुत शातिर होती है, और भारत को नुकसान पहुंचाने वाली होती है। उसकी मंशा होती है कि किसी भी तरीके से भारत को नुकसान पहुंचाया जाए। पुलवामा अटैक करा दिया पाकिस्तान ने, और बहुत सारे ऐसे सीज फायर हमेशा भारत के खिलाफ करता रहता है पाकिस्तान। तो यही कहता है कि दोनों देशों की जो सरकारें हैं एक दूसरे को संदेह की नज़र से देखती रहती है। भारत सरकार का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार ने लुके छिपे ढंग से हिंसा की रणनीति जारी रखी है। जो भारत की सरकार है उनका कहना है कि जो पाकिस्तान की सरकार है वो लुके छुपे ढंग से हिंसा करता है, हिंसा की रणनीति जारी रखता है। वह कश्मीरी उग्रवादियों को हथियार देते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, और धन देता है, उनको फंडिंग देता है, तथा भारत पर आतंकवादी हमले के लिए उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। भारत पर जितने भी आतंकवादी हमले कराए जाते हैं उसमें अधिकांश मामले में पाकिस्तान का हाथ होता है। उन्हें ट्रेनिंग दिया जाता है, उन्हें हथियार दिए जाते हैं, उन्हें पैसे दिए जाते हैं, ताकि भारत पे आतंकवादी हमले कराए जा सके। भारत सरकार का यह भी मानना है कि पाकिस्तान ने 1985 में, 1985 में और 1985 से 1995 की अवधि में खालिस्तान समर्थक उग्रवादियों को हथियार तथा गोले बारूद दिए थे। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी जिसका नाम है आईएसआई, इसका पूर्ण रूप देखें तो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस होता है। तो पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई, उस पर बांग्लादेश और नेपाल के गुप्त ठिकानों से पूर्वोत्तर भारत में भारत विरोधी अभियानों में संलग्न होने का आरोप है। यानी जो आईएसआई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है उस पे ऐसे आरोप लगाए जाते हैं कि बांग्लादेश और नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ की कोशिश की जाती है, और भारत में जितने भी गुप्त ठिकाने हैं, जितने भी मेन इलाके हैं, उन पे उनका उनका जो होता है आतंकवादी हमला कराने का फिराक में लगे रहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच नदी जल बंटवारे के सवाल पर भी तनातनी हुई है। यानी सीमा रेखा की बात छोड़े तो एक बात और भी है कि जो नदी जल बंटवारा है, सिंधु नदी विशेषकर उसकी बात करें, सिंधु नदी जल बंटवारे की, तो नदी जल को लेकर भी तनातनी हुई है। 1960 तक, 1960 तक दोनों के बीच सिंधु नदी के इस्तेमाल को लेकर तीखे विवाद हुए थे। 1960 में विश्व बैंक की मदद से, वर्ल्ड बैंक की मदद से भारत
और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर दस्तखत किए और दोनों देश सहमत हो गए सिंधु नदी जल बंटवारे में। और भारत पाकिस्तान के बीच कई संघर्षों के बावजूद अभी भी ये जो संधि हुई है सिंधु नदी जल संधि, वो अभी भी कायम है और जिसने विश्व बैंक की मदद से इसे कराया गया था 1960 में, जो अभी भी कायम है। कच्छ के रण में, कच्छ कहाँ है तो कच्छ गुजरात में एक जिला है कच्छ। तो कच्छ के रण में सीमा रेखा को लेकर दोनों देशों के बीच भी मतभेद हुए थे। यानी जो गुजरात में कच्छ जिला है, वो कच्छ जिले के जो बॉर्डर है उस बॉर्डर को लेकर भी दोनों देशों के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेद हुए हैं। तो पाकिस्तान हमेशा से कहीं ना कहीं नोक झोंक करते रहता है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, कभी जम्मू कश्मीर, कभी गुजरात तो कभी राजस्थान, तो कभी नदी जल को लेकर तो कभी कुछ तो कभी कुछ नोक निकालते रहता है ताकि किसी भी प्रकार से भारत को तंग किया जा सके, भारत पे हमले किए जा सके, उन्हें नुकसान पहुंचाया जा सके। हालांकि भारत और पाकिस्तान के संबंध अभी खत्म न होने के कगार पर है और झगड़ों और हिंसा की एक कहानी जान पड़ते हैं। जो भारत और पाकिस्तान के संबंध है कभी खत्म होने वाले नहीं है और ये जो संबंध है नकारात्मक संबंध है जिसे हम कह सकते हैं। झगड़ों और हिंसा की एक कहानी जान पड़ते हैं। वास्तव में जो भारत और पाकिस्तान के संबंध है वो इन्हीं दो चीजों के बीच तो है, या तो भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़े होते हैं, हिंसा होता है और कुछ तो है नहीं। फिर भी तनाव को कम करने और शांति बहाल करने के लिए इन देशों के बीच लगातार प्रयास होते रहे हैं, लगातार प्रयास हुए हैं। जब भी राजनीतिक परिदृश्य बदलते हैं, जब भी कोई नए नेता आते हैं, तो विशेषकर थोड़े बहुत प्रयास किए जाते हैं ताकि जो पड़ोसी देश पाकिस्तान है उनसे कुछ संबंध बेहतर हो सके। लेकिन अन्य देशों की तुलना में भारत और पाकिस्तान के जो संबंध है बहुत खराब हैं। सामाजिक कार्यकर्ता और महत्वपूर्ण हस्तियां कहने का मतलब जितने भी जो हीरोइंस होते हैं, हीरोज होते हैं, जो टीवी के चरित्र होते हैं, अभिनेत्री होते हैं, अभिनेता होते हैं, उन्हें महत्वपूर्ण हस्तियां कहते हैं। तो दोनों देशों के लोगों के बीच दोस्ती का माहौल बनाने के लिए एकजुट हुई है। यानी दोनों देशों के नागरिकों के बीच, भारत और पाकिस्तान के नागरिकों के बीच एक दोस्ताना रिश्ते की बात की जा रही है ताकि दोनों देशों के जो नागरिक हैं उनके बीच में बेहतर संबंध स्थापित हो सके। पिछले 5 वर्षों की अगर बात करें तो पिछले 5 वर्षों के दौरान दोनों देशों के पंजाब वाले हिस्से के बीच कई बस मार्ग खुले हैं, बस मार्ग चलाए जा रहे हैं, बसें चलाई जा रही हैं ताकि भारत के नागरिक पाकिस्तान में जा सके, पाकिस्तान के नागरिक भारत में आ सके। अब वीजा आसानी से मिल जा रहा है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि पाकिस्तान कब अपना रुख बदल ले और गलत कार्य करने पे आ जाए। ठीक है, तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। यह एक बताया गया कि दक्षिण एशिया के सारे झगड़े सिर्फ भारत से ही नहीं है कि भारत का झगड़ा पाकिस्तान से है, भारत का नेपाल से, भारत का भूटान से, बांग्लादेश से या फिर श्रीलंका से। कुछ उसके पड़ोसी देशों के बीच झगड़े हैं, उसके पड़ोसी देशों के बीच ही नहीं है। यानी कह रहा है कि दक्षिण एशिया के सारे झगड़े सिर्फ भारत के साथ नहीं होते हैं, उसके पड़ोसी देशों के बीच नहीं होते हैं, बल्कि अन्य देश जो दक्षिण एशिया के देश हैं उनके बीच में भी होते हैं। जैसे नेपाल भूटान तथा बांग्लादेश म्यांमार के बीच जाति मूल के नेपालियों के भूटान अप्रवास तथा रोहिंग्या लोगों के म्यांमार में आप्रवास के मसले पर मतभेद है। यानी एक तो नेपाल भूटान आपस में मतभेद है, दूसरी तरफ बांग्लादेश और म्यांमार में भी विवाद है। वो दोनों देशों के संबंध बेहतर नहीं है। बांग्लादेश और नेपाल के बीच हिमालयी नदियों के जल की हिस्सेदारी को लेकर खटपट है। यह बात सही है कि इस इलाके के सभी बड़े झगड़े भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच ही हैं। क्यों है? क्योंकि इसका एक कारण दक्षिण एशिया का भूगोल भी है। भूगोल क्या कहता है? तो भूगोल की बात करें तो भारत बीचों बीच स्थित है दक्षिण एशिया में, और सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो जो भारत है उसका एरिया भी बहुत बड़ा है, अन्य देशों की तुलना में बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इस प्रकार उसकी स्थित क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा है और उसके इर्द गिर्द छोटी सीमा वाले देश है। भारत के अगल बगल अगर देखें तो उतने बड़े देश नहीं है, उतने बड़े क्षेत्रफल वाले देश नहीं है, बहुत छोटे छोटे देश हैं जिसमें श्रीलंका,
नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सभी छोटे छोटे देश हैं जिसे दक्षिण एशिया कहते हैं। तो ज़्यादातर मसले देखे जाए, ज़्यादातर झगड़े देखे जाएं तो भारत के साथ तो होते ही हैं। इसका तो एक कारण है कि भारत दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है और बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश भी है। तो छोटे जो देश हैं उनको एक डर भी लगा रहता है कि कब जाने ये भारत हम लोगों पे हमला कर देगा। जिस प्रकार भारत चीन से डरता है कि चीन कब जाने भारत पे आक्रमण कर देगा, ठीक उसी प्रकार भारत से भी इसके जो छोटे छोटे अगल बगल पड़ोसी देश हैं वो भी डरते रहते हैं कि भारत भी जो हम पे आक्रमण कर सकता है। तो वे भी हमसे सचेत रहते हैं, हमसे सहमे रहते हैं, हमसे डरे हुए रहते हैं। तो ये एक कारण होंगे। अब हम देखेंगे कि आखिर दक्षिण एशिया के जो देश हैं उनमें शांति की भावना कैसे आएगी और वे सहयोग के दायरे को किस प्रकार आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो लिखता है कि अनेक संघर्षों के बावजूद दक्षिण एशिया के देश आपस में दोस्ताना रिश्ते तथा सहयोग के महत्व को पहचानते हैं और वे जानते हैं कि हमें किस प्रकार एकजुट रहना है, दुनिया के अन्य देशों के, दुनिया के अन्य संगठनों से किस प्रकार हमें रूबरू होना है, उन्हें किस प्रकार संभालना है। इस प्रकार शांति के प्रयास द्विपक्षीय भी हुए, यानी डायरेक्ट दो देश आपस में शांति के लिए वार्ता किए या फिर एक क्षेत्रीय स्तर पे पूरा का पूरा इलाका जो दक्षिण एशिया का पूरा क्षेत्र है, तो इन दो स्तरों पे द्विपक्षीय स्तर पे और क्षेत्रीय स्तर पे शांति के प्रयास किए गए। दक्षिण जिसे हम सार्क कहते हैं, सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन। तो दक्षिण एशियाई देशों द्वारा बहुस्तरीय साधनों से आपस में सहयोग करने की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है। जो सार्क है, जो दक्षेस है, वो दक्षिण एशियाई देशों द्वारा बहुस्तरीय साधनों से आपस में सहयोग करने की दिशा में उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम है, ताकि जो दक्षिण एशिया के देश हैं, सार्क में जो देश शामिल है, वो आपस में एक दूसरे को संसाधनों की मदद से हेल्प कर सके, उन्हें मदद पहुंचा सके। इसकी शुरुआत 1985 ईस्वी में हुई थी। सार्क के दुर्भाग्य से विभेदों की मौजूदगी के कारण दक्षेस तो सफल नहीं हो सका, लेकिन दक्षेस के सदस्य देशों ने 2004 में साफ्टा पर दस्तखत किए हैं, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे दस्तखत किए हैं। यदि दक्षिण एशिया के सभी देश अपनी सीमा रेखा के आर पार व्यापार पर सहमत हो जाएं, तो इस क्षेत्र में शांति और सहयोग के एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है। यानी जो जितने भी सार्क में शामिल देश हैं, दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं, वो अब अगर अपने में शामिल हो जाए, एक अच्छा बेहतर तरीके से गुट बना लें, एक संगठन बना लें और आपस में व्यापार करने लगे, तो ऐसा मालूम पड़ने लगेगा कि जो शांति है और सहयोग की जो भावना है वो अपने आप एक नया अध्याय लेकर आएगा। ठीक है, साफ्टा के पीछे भी यही भावना काम कर रही है और साफ्टा में जो भी देश शामिल हुए हैं यही सोचकर शामिल हुए हैं कि हम आपस में व्यापार करेंगे, अपने रिश्तों को बेहतर बनाएंगे और दुनिया के स्तर पर हम एक मजबूत संगठन बनकर उभरेंगे। यह समझौता 1 जनवरी 2006 से प्रभावी हो गया। जो साफ्टा में जितने भी शामिल हुए हैं साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में, यह संगठन 1 जनवरी 2006 से प्रभावी हो गया। इस समझौते का लक्ष्य क्या है? तो इस समझौते का लक्ष्य है कि इन देशों के बीच, जितने भी देश शामिल हुए हैं साफ्टा में, इन देशों के बीच आपसी व्यापार में लगने वाले सीमा शुल्क, जो भी सीमा शुल्क लगते हैं उनको कम कर दिया जाए, ताकि आपस में बहुत बेहतर ढंग से व्यापार किया जा सके। कम जो कर लगते हैं, जो टैक्स लगते हैं, उनको हटा दिया जाए ताकि हम मुक्त होकर व्यापार कर सके। कुछ छोटे देश मानते हैं कि साफ्टा की ओट लेकर मतलब साफ्टा की आड़ में, साफ्टा की सहायता से भारत जो है उनके बाजार में सेंध मारना चाहता है। सेंध मारने का मतलब कि मुनाफा कमाना चाहता है, या फिर यूं कहें कि भारत जासूसी करना चाहता है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं, और व्यावसायिक उद्यम तथा व्यावसायिक मौजूदगी के जरिए उनके समाज और राजनीति पर असर डालना चाहता है। ऐसा कई सारे देशों का मानना है। ठीक है, भारत, लेकिन इसमें अगर भारत के पक्ष की बात करें, भारत क्या सोचता है इन सभी संगठनों के बारे में, तो भारत सोचता है कि साफ्टा जो है, साफ्टा इस क्षेत्र के हर देश को फायदा होगा। यानी साफ्टा जो संगठन बनाया गया है, इससे हर देश को फायदा होगा, सभी देश व्यापार करेंगे और इस क्षेत्र में मुक्त व्यापार बढ़ेगा।
और मुक्त व्यापार बढ़ने से राजनीतिक मसलों पर सहयोग भी ज़्यादा बेहतर होंगे। लोगों के जब संबंध बेहतर होंगे तो किसी भी राजनीतिक मसले पर एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आके बातचीत कर सकेंगे। भारत में कुछ लोगों का मानना है कि साफ्टा के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। भारत के जितने भी कुछ विद्वान लोग हैं उनका यही कहना है कि साफ्टा के लिए भारत को परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत जो है ऑलरेडी भूटान, नेपाल और श्रीलंका से द्विपक्षीय व्यापार समझौता कर चुका है। तो जितने भी देश हो सकते थे वो तो भूटान, नेपाल और श्रीलंका मेन मेन जो देश हैं दक्षिण एशिया के, उनके साथ तो भारत के द्विपक्षीय व्यापार ऑलरेडी पहले से ही हो चुके हैं। तो सार्क साफ्टा में शामिल होने की जरूरत नहीं है, भारत के कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि जो दक्षिण एशिया में शांति और सहयोग की भावना है उसको किस प्रकार से आगे बढ़ाया जा सकता है और बेहतर बनाया जा सकता है। यहाँ पे जो हमारा चैप्टर 5 है समकालीन दक्षिण एशिया, समकालीन दक्षिण एशिया, वो कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 3 यह वीडियो है। और अगला जो चैप्टर होगा चैप्टर 6 उसको अगले वीडियो में लाया जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, हमारा कोई पहला वीडियो देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन है आपके पास टाइम टू टाइम जाती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।